Good afternoon, beta. It's a backup class for the quantum numbers. So let's get started with the topic today. हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। अब ये टॉपिक क्या है जरा समझो। पहले बात करते हैं शब्द की जिसको कहते हैं क्वांटम। किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज टर्म्ड एज क्वांटम। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ने को, अगर हम पढ़ाई करें, उसके बारे में पढ़ें, तो हम इसे बोलते हैं कि स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर्स। किसी भी चीज का कोई भी स्मॉलेस्ट चीज होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटम के अंदर हम लोग जानते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन कौन से हैं। और स्मॉल पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो उसे ऑर्बिट करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इनके बारे में स्टडी करना अगर हम करें तो हम टॉपिक का नाम रखेंगे फिर क्वांटम नंबर्स। यस, क्वांटम नंबर्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बातें बताएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नॉलेज देगा, और इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, दैट वी कॉल एज क्वांटम नंबर्स। अब क्या बात बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, जरा इस चीज को पढ़ते हैं। बेटा आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कहा जाए अपना एड्रेस इंटरनेट पर या किसी और का एड्रेस इंटरनेट पे खोजो, तो सबसे पहले आप उस इंसान को कंट्री में ढूंढेंगे, किसी भी कंट्री, जिस कंट्री को बिलोंग करता होगा। फिर उस कंट्री में कौन से स्टेट में है, फिर उस स्टेट की कौन सी सिटी में है, और फिर उस सिटी के कौन से रीजन में है, और वी कैन से कौन सी लेन में है या मोहल्ला कौन सा है। ऐसी तो जानेंगे कि भाई वो बंदा जिसको हम मिस्टर एक्स को मान लो ढूंढ रहे हैं तो किस कंट्री में बिलोंग करता है। पहले उस कंट्री को खोजो, उस कंट्री के बाद स्टेट के अंदर आओ, उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी में है, फिर इस बात पर आओ, फिर उस सिटी के कौन से रीजन में है या कौन सी लेन नंबर में है, कौन से मोहल्ले के नंबर में है, इस पर आओ। Then we can finally reach to that particular person, and this is the way that we give the complete address of some मान लो कोई भी इंसान है जिसका नाम हमने मिस्टर एक्स रख रखा है, तो उसका एड्रेस जानने का तरीका क्या है? कंट्री, फिर उस कंट्री के अंदर वो कौन से स्टेट में है, फिर वो कौन सी सिटी में है, और फिर वो कौन से रीजन में है। इसी तरह से बेटा सेम वे में एटम के अंदर रहते हैं कौन? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलहाल किसी एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको उस एटम के अंदर प्रॉपरली लोकेशन बतानी है तो हम उसे 4 लेवल्स पर बताते हैं। एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो आपने किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को चुन लिया और आपको उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट लोकेशन बतानी है कि एटम के अंदर किधर है। उस लोकेशन को बताने के लिए, उस एड्रेस को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन के, हम लोग यहाँ पर 4 लेवल्स में उसे डिफाइन करते हैं। जो आप लोग जानते हो बड़े छोटे से, जब आप छोटे थे तब आप लोग तब से जानते हो कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिट करते हैं। पता है या नहीं? इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स, या क्या बोलते हैं? शेल्स। तो तुम लोग को क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? शेल के अंदर। अब नई बात जानो, शेल के अंदर बेटा होते हैं सबशेल्स। सबशेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, और एक्चुअली इन ऑर्बिटल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, जो कि अब तक आप लोग जब छोटी क्लास में थे 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग इस बात को ऐसे पढ़ा करते थे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स के अंदर ऑर्बिट करते हैं, शेल के अंदर घूमते हैं। तो हम लोग को ये याद रहता था कि भाई शेल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब फर्दर जानो, सिर्फ शेल के अंदर नहीं, बहुत गहराई वाली बात है क्या कि शेल के अंदर पाए जाते हैं सबशेल्स,
सबशेल्स के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए विद इन एन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एक एटम के अंदर अगर हम बताएंगे तो उन 4 स्टेप्स में बताएंगे। शेल बताएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का, फिर वो शेल के कौन से सबशेल में है ये बताएंगे, फिर उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है ये बताएंगे, और फिर उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब होता है बेटा किस तरह से वो घूम रहा है, ये बताएंगे। एक एक स्टेप पर भी सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा? किसी इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर अगर प्रॉपर लोकेशन बतानी है तो 4 लेवल्स पे बताना होगा। सबसे पहले कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल को बिलोंग करता है, सेकंड चीज वो किस सबशेल को बिलोंग करता है, फिर वो उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करता है, और उस ऑर्बिटल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। तो इन 4 लेवल्स को बताने के लिए हमारे पास 4 नंबर्स हैं जिन्हें हम टुगेदर कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो वी हैव 4 सेट्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड टुगेदर एज क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर होता है बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल लेटर n लेटर से डिनोट करते हैं, एज़िमुथल को स्मॉल l से, मैग्नेटिक को स्मॉल m से, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से। और ये सारे क्वांटम नंबर्स जैसे मैंने 4 लेवल्स बनाए हैं उनके सामने इन क्वांटम नंबर्स को लिखा है, तो ये क्वांटम नंबर उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसके सामने लिखा है। व्हाट आई मीन टू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स शेल। शेल के बारे में अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है कि वो कौन से शेल को बिलोंग करता है, उसके लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। एज़िमुथल क्वांटम नंबर L उस इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो यानी टोटल बात की जाए बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, एज़िमुथल स्मॉल l, मैग्नेटिक स्मॉल m, और स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s, ये चारों आपको 4 क्वांटम नंबर्स 4 लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, उस शेल के कौन से सबशेल के अंदर है, उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, और उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हमारे पास ये है बेटा N L M S। तो अब जरा n को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें ये पढ़ना है बेटा कि कैसे ये नंबर्स आपस में लिंक है। L क्या है? एज़िमुथल क्वांटम नंबर। M क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग को पता है, पहले n की बात कर लें कि ये जो n है ये हमें शेल के बारे में बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Azimuthal quantum number represented by small letter m tells about the subshell level of the electron, जो शेल के कौन से सबशेल में है। Magnetic quantum number represented by small letter m tells about the orbital of the electron, यानी उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, ये हमें बताएगा क्या? स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर।
अब ये चारों क्वांटम नंबर्स जो होते हैं उनमें से पहले 3 क्वांटम नंबर्स को पहले करते हैं एन एल एम को। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है, इन तीनों क्वांटम नंबर्स को हम नंबर से भी रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 जैसे नंबर्स होते हैं इनसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ साथ हम इनको एक अल्फाबेट से भी डेजिग्नेट करते हैं। अच्छा ध्यान रखना बेटा एक बात, जो मैंने NLMS लिखा है, ये जो 4 लिखे हैं NLMS, ये कभी भी कैपिटल नहीं लिखे जाएंगे। अगर आपने कैपिटल लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाती हूँ, जरा इसके बारे में देखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो आपने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो शेल्स होते हैं ये इस तरह से दिखाए जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं पहला शेल है के शेल, कैपिटल के, दूसरा शेल है कैपिटल एल, तीसरा शेल है कैपिटल एम, और इसे नंबर वाइज रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहली बात, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब अल्फाबेट में हम उसे कहते हैं कि ये के शेल है, कैपिटल के। अगर स्मॉल लेटर n इक्वल्स टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n अगर 2 है तो इसका मतलब वो कैपिटल एल शेल है। अगर स्मॉल लेटर n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब कैपिटल m शेल है। तो व्हाट आई मीन टू से इज बेटा, जो मैंने डायग्राम बनाया है कुछ नया नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है जब आप छोटे थे। तो इसी चीज को अब लिखने का तरीका हम ऐसे रखेंगे कि अगर n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, या n इक्वल्स टू 3 है, तो 1 का मतलब हो गया के शेल, 2 का मतलब हो गया एल शेल, 3 का मतलब हो गया एम शेल। अब आप समझो मैं आपसे क्यों कह रही हूं कि इन लेटर्स को जो स्मॉल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजमेटल मैग्नेटिक स्पिन है, इन्हें छोटा बनाना। क्योंकि अगर आपने मान लो एजमेटल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल ना देके कैपिटल एल कहा, तो हम उस कैपिटल एल को एल शेल समझेंगे, हम उसे एजमेटल क्वांटम नंबर नहीं समझेंगे। इससे जो क्वांटम नंबर्स की डेजिग्नेशन है उनको आप चेंज नहीं करेंगे, उनको स्मॉल एन, स्मॉल एल, स्मॉल एम, उनको इसी तरह से डिनोट करेंगे। और अगर आपने कैपिटल बनाए तो हम उन्हें शेल कहेंगे, हम उन्हें सब शेल्स नहीं कहेंगे। मतलब हम तो मैं ये आपसे कह रही थी कि जो शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 से रिप्रेजेंट होते हैं। एंड रिमेंबर वन मोर पॉइंट बेटा, n कैन नेवर बी इक्वल टू 0। n कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n 0 हो गया मतलब शेल 0 है। शेल 0 मतलब कोई शेल ही नहीं है, और अगर शेल नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि शेल के अंदर पाए क्या जाते हैं बेटा, शेल के अंदर होते हैं सब शेल। अब सुनो, सब शेल जो होते हैं वो हमें इन लेटर से डिनोट करने आने चाहिए, एस पी डी एफ। सब शेल्स जो होते हैं वो इन लेटर से डिनोट होते हैं, एस पी डी एफ। और जो सबशेल के बारे में हमें बताएगा वो कौन सा क्वांटम नंबर है, एल, यानी एजमेटल क्वांटम नंबर है। शेल के बारे में हमें किसने बताया था, एन, यानी किसने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर। तो सबशेल के बारे में हमें कौन बता रहा है, उसका नेक्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज एल से डिनोट किया जाता है एजमेटल क्वांटम नंबर।
तो सबशेल्स को डिनोट करते हैं एसपीडीएफ से। शेल्स को किससे डिनोट करते थे? कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम से, लेकिन सबशेल्स को डिनोट करते हैं एसपीडीएफ से। अब थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड देती हूँ बेटा, ताकि याद हो जाए और अच्छा। आप लोग को पीरियोडिक टेबल तो याद है? तो पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं। अगर नहीं भी याद तो पता होना चाहिए चीज। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, फिर ये होता है पी ब्लॉक, बीच में पाया जाता है डी ब्लॉक, और सबसे नीचे होता है एफ ब्लॉक। तो ये जो 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ, ये जो हमारे 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ, ये ब्लॉक्स जो होते हैं एस पी डी एफ, ये सबशेल्स के बेसिस पर क्लासिफाइड बॉक्सेस हैं। यानी पूरा पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, आज तक 118 एलिमेंट्स उसमें अरेंज हो चुके हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है ब्लॉक्स के अंदर, वो सबशेल्स के बेसिस पर है। तो जो तुम्हें ऐसे याद है ब्लॉक्स, आज याद कर लो कि ये जो ब्लॉक्स है एसपीडीएफ, ये और कोई नहीं है, ये सबशेल्स है। ये क्या है? सबशेल्स। जिसमें एस को कहते हैं, एस को अगर एक नाम दिया जाता है तो हम कहते हैं एस का पूरा नाम होता है शार्प, पी का नाम होता है प्रिंसिपल, डी का होता है डिफ्यूज्ड, एफ का होता है फंडामेंटल। ये नाम पूछे नहीं जाते, कोई इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हो, बट अगर पता हो तो कोई बुराई तो नहीं है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, एसपीडीएफ जो 4 ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स इसलिए बने क्योंकि सबशेल्स के बेसिस पर, यानी सारे एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सबशेल्स के बेसिस पर ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर रखा है एसपीडीएफ। और ये सबशेल्स कहां पाए जाते हैं? शेल्स के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सबशेल्स। अब मुझे आपको ये सिखाना है, मैंने आपका बैकग्राउंड बना दिया एसपीडीएफ। अब मैं आपसे ये लिंक करवाना चाहती हूँ कैसे शेल और सबशेल हम पता लगाते हैं कि किस शेल में कितने सबशेल्स हैं। अब ये बात कैसे पता चले, तो अब इसको पढ़ते हैं बेटा। के शेल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एन और नंबर 1 से। तो ऐसे याद रखो बेटा, जो के शेल का नंबर है यहां पर 1 है, तो उसके अंदर उतने ही सबशेल्स पाए जाएंगे। यानी के शेल के अंदर अगर 1 है तो एक ही सबशेल मिलेगा। एल शेल का अगर नंबर 2 है तो इसके अंदर कुल मिला के 2 सबशेल्स मिलेंगे। एम शेल का नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे 3 सबशेल्स मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो ये सारे क्वांटम नंबर्स हैं एन एल एम, इन तीनों नंबर्स को हम एक नंबर से भी रिप्रेजेंट करेंगे और एक अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे शेल में आपने n इक्वल्स टू 1 को के शेल का, 2 को एल शेल का, 3 को एम शेल का, ऐसी सबशेल्स में होता है। नंबर्स भी होते हैं सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ साथ उनके अल्फाबेट्स भी होते हैं। अल्फाबेट्स तो मैंने आपको सिखाए हैं, कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। अब नंबर की बात कर रहा हूं मैं आपको। मैंने पहली चीज आपको क्या सिखाई? के शेल का जो भी नंबर है n इक्वल्स टू 1 है तो उसके अंदर उतने ही सबशेल्स पाए जाएंगे, यानी एक सबशेल मिलेगा। अब सबशेल की नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है बेटा। शेल्स की नंबरिंग तो 1 से स्टार्ट होगी, 0 तो हो ही नहीं सकता, n कैन नेवर बी इक्वल टू 0, मगर l कैन बी इक्वल टू 0, l 0 हो सकता है। ये जो l है ये 0 हो सकता है। तो ऐसे याद रखो, अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब s सबशेल, 1 का मतलब p सबशेल, 2 का मतलब d सबशेल,
और 3 का मतलब एफ सब शेल। फिर से मैं बोलती हूँ, हमने अभी पढ़ा सबशेल के बारे में। सबशेल्स कुछ और नहीं है, इन्हें इनके लेटर्स कौन कौन से, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, जिसमें ब्लॉक्स पढ़ा था। क्योंकि हर एक शेल को जैसे हमने एक नंबर से भी रिप्रेजेंट किया, अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट किया, ऐसी सबशेल भी एक नंबर से भी रिप्रेजेंट होता है और अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट होता है। अल्फाबेट्स मैंने सिखा दिए, एस पी डी एफ, स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल डी स्मॉल एफ। इनके नंबर लेकिन 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3। तो एस सब शेल का मतलब 0 नंबर, पी सब शेल का मतलब 1 नंबर, डी सब शेल का मतलब 2 नंबर, एफ सब शेल का मतलब 3 नंबर। अब जरा बात करते हैं किस शेल के अंदर कितने सब शेल। तो के शेल के अंदर टोटल सब शेल 1 ही होंगे, और उसमें होगा, सबसे पहले लिख दो नंबर, जहां से स्टार्ट करोगे 0 से, तो 0, यानी 0 का मतलब एस। यानी के शेल के अंदर एक ही सबशेल है, वो सबशेल का नंबर है 0, और उस सबशेल का अल्फाबेटिकल पार्ट में अगर हम डिनोट करें तो वो है एस सबशेल। वैसे ऐसे बोल सकते हैं, एस सबशेल। नेक्स्ट करते हैं एल शेल के अंदर। एल शेल का नंबर है 2, इसका मतलब इसके अंदर 2 सबशेल्स होंगे, और सबशेल की नंबरिंग स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे, 0 1, बस 2 हो गए, नंबर हो गए पूरे। अब उनको अल्फाबेटिकल पार्ट में रिप्रेजेंट कर दो, तो 0 नंबर का मतलब बेटा एस सबशेल, और 1 नंबर का मतलब पी सबशेल। ऐसी अब एम के लिए करो। एम का नंबर कितना दे रखा है, 3, यानी इसके अंदर टोटल 3 सबशेल्स होंगे। नंबर कहां से स्टार्ट होंगे सबशेल्स के, हमेशा 0 से, तो 0 1 2। तो 0 का मतलब होगा हमेशा अल्फाबेटिकल पार्ट में एस सबशेल, 1 का मतलब पी सबशेल, 2 का मतलब डी सबशेल। तो चलिए n इक्वल्स टू 4 के लिए आप करके बताएं। n इक्वल्स टू 4 के लिए आप करके बताएं। n इक्वल्स टू 4 मतलब कैपिटल N शेल में कितने सबशेल्स होंगे, लगाओ बुद्धि। 4 सबशेल्स होंगे n शेल के अंदर, क्योंकि इसका नंबर 4 है। तो जरा 4 एरोज बना के करते हैं। हम सबशेल्स की बात कर रहे हैं, सबशेल्स का नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 4 बन गए, क्योंकि इसका नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 3 तक पहुंचेगा। अब इनको डिनोट कैसे करेंगे, ये है हमारे पास एस सबशेल, दिस इज पी सबशेल, डी सबशेल, और ये हो गया एफ सबशेल। तो जब इतना कर लिया है, एक और कर लीजिए, n इक्वल्स टू 5 के लिए, यानी ओ शेल मान लो अगर ये हो तो इसके सबशेल्स के बारे में बात करते हैं। ये शेल है, तो अब इसके सबशेल्स के बारे में बात करते हैं। कितने सबशेल्स होंगे बेटा इस शेल के अंदर, जितना इसका नंबर दिख रहा है 5 है, तो 5 सबशेल्स हैं। नंबरिंग उसकी स्टार्ट होगी सबशेल्स की 0 से, तो 0 1 2 3 4। और रीड कैसे करेंगे, ये होगा एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, और अब जानो एक नया जी सबशेल।
अब हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए, मैम अभी आपने कुछ देर पहले ये चीज पढ़ाई थी हमें कि जो ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, बीच में आता है डी ब्लॉक और सबसे नीचे आता है एफ ब्लॉक। तो मैम एसपीडीएफ आपने कहे थे कि ये सबशेल्स हैं, मैं अब भी कहती हूँ ये सबशेल्स हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा तो मैम आपने अभी अभी एक नया सबशेल लिखा जी। मैम पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक्स हैं एसपीडीएफ, जी नाम का तो ब्लॉक है ही नहीं, तो ये कहां से आया? बेटा जी ब्लॉक का नाम का मतलब बात समझ। आज तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो इस पीरियोडिक टेबल में हमने भर रखे हैं। वो सारे 118 एलिमेंट्स के अंदर एसपीडीएफ नाम के सबशेल्स ही पाए गए, तो हमने उन्हें एसपीडीएफ में ही क्लासिफाई करके डिफरेंस क्रिएट करके क्लासिफाई करके रख दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होने शुरू हो चुके हैं जिनके अंदर और भी आगे के सबशेल्स दिख रहे हैं, जैसे कि जी। अब वो आपने नहीं पढ़े, हमने प्योर टेबल में नहीं पढ़े, बट हो सकता है आने वाली आगे जो हमारी जनरेशन है वो एक और ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में पढ़े, दैट इज जी ब्लॉक। तो तब इस पीरियोडिक टेबल में इन 4 ब्लॉक्स की जगह एक नया ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको कहेंगे जी ब्लॉक। अब मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें जी से भी ज्यादा है सबशेल्स, जिसको कहते हैं हम एच, स्मॉल लेटर एच सबशेल, तो तब क्या करेंगे? तब हो सकता है ये पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स ना होके 5 ब्लॉक्स हो जाएं, एस पी डी एफ जी और एच। तो ये तो बेटा डिस्कवरी के ऊपर है, जितने ज्यादा आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जाएंगे विद सम न्यू सबशेल्स, उस तरह से ब्लॉक्स की भी गिनती बढ़ती चली जाएगी। आई होप नाउ योर डाउट इज क्लियर। तो अब हम लोग वापस करते हैं, यहां तक हमने पढ़ा। तो अब तक सो फार व्हाट वी डिड, हमने शेल के सहारे सबशेल को निकाला। अब हम सबशेल्स के सहारे बेटा ऑर्बिटल्स को निकालेंगे। अब बात करेंगे सिर्फ ऑर्बिटल्स के बारे में, इनके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब ऑर्बिटल्स के बारे में समझो। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शेल के अंदर होता है सबशेल और सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, एंड एक्चुअली ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने फर्स्ट लेवल शेल क्लियर कर लिया, शेल के सहारे सबशेल निकालने सीख लिए। अब हम सबशेल के सहारे कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स को नंबर से कैसे डिनोट करते हैं और अल्फाबेट से कैसे डिनोट करते हैं, अब ये पढ़ेंगे। तो अब जरा देखो, ऑर्बिटल के बारे में आपको कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल जानने के लिए यानी स्मॉल लेटर m की वैल्यूज जानने के लिए आपको सबशेल का नंबर पता होना चाहिए, जैसे कि यहां पर क्या है? 0। और क्या करेंगे? उस नंबर को पकड़ेंगे और उसके नेगेटिव से पॉजिटिव तक के नंबर की गिनती कर दोगे। यानी 0 है तो 0 का मतलब, यानी सबशेल जो एस सबशेल यहाँ पे दिख रहा है उसका नंबर 0 है, तो उसके लिए आप ऑर्बिटल्स निकालना चाह रहे हो कि इस एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो उसका नंबर से भी डिनोट होता है ऑर्बिटल और अल्फाबेट से भी डिनोट होता है। तो पहले नंबर निकालते हैं। नंबर कैसे निकालें? आप एस सबशेल का नंबर देखो कितना है? 0। अब उस 0 को ऐसे मान लो -0 से +0 तक की गिनती गिननी है। तो -0 से +0 तक तो कोई और नंबर ही नहीं बैठता बेटा, सिर्फ 0 ही तो आ गया। तो यानी फॉर एस सबशेल ऑर्बिटल 0 नंबर से डिनोट होता है। समझ में आई ये बात? अब एक बार दोबारा से नीचे आ जाओ। अब नीचे क्या है? हम एल शेल की बात कर रहे हैं और इस एल शेल में हम लोग बात कर रहे हैं 0 नंबर की, यानी एस सबशेल की। अब इस एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, अब ये बात कर रहे हैं। तो फिर से बात करते हैं। मैंने क्या कहा? ऑर्बिटल निकालने के लिए देखो कि सबशेल यानी एल की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 के लिए -0 से +0 तक नंबर गिन दो, तो 0 ही तो आया।
लेकिन अगर p के लिए आपने करा तो p के लिए नंबर क्या है 1। अब इस 1 के लिए नंबर गिन दो माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, मतलब -1 से लेकर +1 तक। तो कितने नंबर आए? -1, 0, +1। मतलब नंबर लाइन पे बेटा आपको एक तरह से चलना है। तो जो भी नंबर यहाँ दिख रहा है, जिस भी सबशेल का जो भी नंबर दिख रहा है, उस नंबर को पकड़ो और उसके नेगेटिव से लेकर उसके पॉजिटिव तक टोटल जितने नंबर्स आ रहे हो वो लिख दो। वो जो आप नंबर यहाँ लिख रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ये ऑर्बिटल्स के नंबर बनते चले जाएंगे। अब जैसे कि नीचे करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। फिर से करते हैं अब जीरो के लिए, इस वाले जीरो के लिए, एस सबशेल के जीरो के लिए हमारा ऑर्बिटल कितना आया? 0। पी सबशेल 1 है तो हमारा ऑर्बिटल क्या आएगा? -1, 0, +1। अब लगाओ डी सबशेल के लिए हमारा नंबर यहाँ पे क्या है? 2। अब 2 के लिए क्या करेंगे? -2 से लेकर +2 तक की पूरी नंबर लाइन, यानी -2, -1, 0, +1, +2। ये सारे नंबर्स ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इधर। अब हर एक नंबर को तुम एक बॉक्स मान के चलना बेटा, हर एक नंबर को एक बॉक्स, एक बॉक्स। यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ हम 3 बॉक्स मान के चलेंगे। फिर एक बॉक्स, फिर यहाँ पे 3 नंबर है, -1, 0, +1, तो हम 3 बॉक्स मानेंगे। फिर एक नंबर है तो हम यहाँ पर 5 बॉक्स मान, यहाँ पे सॉरी डी नंबर के लिए 2 है तो यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो हम 5 बॉक्सेस मानेंगे। अब ये बॉक्स क्या बनवा रही हूं मैं आपसे? ये एक बॉक्स मतलब ये नंबर 0 वाला रिप्रेजेंट होता है और इस एक बॉक्स का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल है, एन ऑर्बिटल बेटा। तो इसका मतलब ये भी एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। यानी किसी का भी एस पकड़ो बेटा, कोई भी, अगर आप एस को यहां पकड़ रहे हो, जरा ध्यान से देखो इन वाले एसओ को, मैं बात कर रही हूं इसको, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? तो सबके अंदर एक ही ऑर्बिटल तो आ रहा है, किसी का भी देख ले। अब आप इधर भी देख लो एस सबशेल, इसके अंदर भी एक ही तो बॉक्स बना रहे हैं, यानी 1 ऑर्बिटल। अब पी सबशेल के अंदर चेक करते हैं, पी सबशेल के अंदर ये रहा हमारा पी सबशेल, इसके अंदर हम लोग -1 से +1 तक बना रहे हैं 3 बॉक्सेस, यानी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इधर। किसी का भी पी ले लो, सबके पी में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स। ऐसी डी में कितने बॉक्स बन रहे हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 नंबर थे तो इसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। अब वो किसी का भी डी हो, ये बात समझ रहे हो? किसी का भी मेरा मतलब क्या है? जैसे बेटा के शेल, सबसे पहले ऊपर आ जाओ इधर, सबसे फर्स्ट वाले कॉलम पे। जैसे के शेल के अंदर एक सबशेल एस सबशेल, उस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल। जैसे एल शेल, एल शेल के अंदर 2 सबशेल्स, एस सबशेल, पी सबशेल। एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल, मगर एल शेल के पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स। एम शेल, एन शेल के एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, एम शेल के पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, एम शेल के डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स को हम अल्फाबेट में कैसे डेजिग्नेट करते हैं? अब जरा इस चीज को समझने के लिए ध्यान से यहां देखो। Please hold the patience, dear. I am about to tell you, dear. अब इनको अल्फाबेटिकली, सॉरी, हाँ, इनको अब हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, जरा इस बात को पढ़ाती हूँ मैं आपको, जरा देखो।
ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए, ऑर्बिटल को अल्फाबेटिकली डेजिग्नेट करने के लिए अकेला अल्फाबेट नहीं चलता बेटा, उसके लिए हमें ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए यानी स्मॉल लेटर m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, इसे डेजिग्नेट करने के लिए हमें n का सहारा भी लेना पड़ता है और हमें l का सहारा भी लेना पड़ता है। n का तो नंबर पकड़ो और l का अल्फाबेट पकड़ो, यानी k शेल में n हुआ 1 तो हम पकड़ेंगे 1 और उसके सबशेल का अल्फाबेट यानी s, यानी इस ऑर्बिटल का ऐसे लिख कर आएंगे 1s, डेजिग्नेशन ऐसे होगा। अब जरा समझना है इसको। एल शेल के लिए 2 नंबर है और उसका पहला है ये s, तो उसका ऑर्बिटल होगा 2s, यानी शेल का नंबर और सबशेल का अल्फाबेट चुराओ और बॉक्स के नीचे लिख दो। तो यानी इन तीनों बॉक्सेस के नीचे क्या लिखा जाएगा, ये 2 नंबर इधर से लिया जो p लेटर के साथ कंबाइन किया तो ये हो गया 2p ऑर्बिटल। और ये जो 2p ऑर्बिटल है 3 बॉक्सेस में है तो इनका अपना अपना नाम भी है, px, py, pz। क्यों नाम है, क्यों ऐसा है, हम सब पढ़ेंगे, बट पहले मैं नाम सिखा दूं फिर उनका मतलब बाद में समझाऊंगी। तो इसे ऐसे रीड किया जाता है बेटा 2px, 2py, 2pz। अब जरा इसके करते हैं। तो m शेल के लिए नंबर 3 है, तो 3 तो यहां से लिया हमने और इसका लिया अल्फाबेट s, तो ये हो गया 3s ऑर्बिटल। नीचे हो गए फिर नेक्स्ट में 1 वाले के लिए p सबशेल के लिए 3p ऑर्बिटल्स और d वाले के लिए 3d ऑर्बिटल्स। फिर वही बात 3s को तो 3s ही लिखेंगे मगर ये लिख सकते हैं px, py, pz। और d वालों का अब आप देखो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इस तरह से इन्हें डिनोट किया जाता है। ये डिनोट x और y का क्यों करा जाता है मैम, क्या है बेटा, ये इनकी शेप्स के ऊपर बात आएगी, तो जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं इनका मतलब वहां समझाऊंगी। अभी तो आप सिर्फ इनको डिनोट करने का तरीका सीखो। तो जरा अब नेक्स्ट करते हैं। इधर ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n था, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम एज़िमुथल क्वांटम नंबर l था। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के बारे में आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, n हमें शेल के बारे में बताता है, l हमें सबशेल के बारे में बताता है और अब हम आ चुके हैं m पर जो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो फिर से 0 नंबर के लिए अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू -0 से +0 0 ही रहेगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो -1 0 +1 होगी। अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 होगी। अगर 3 है तो उसके -3 से लेकर प्लस तक 3 की सारी वैल्यूज गिन दो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। 0 का मतलब एक बॉक्स, 3 नंबर का मतलब 3 बॉक्सेस मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, 5 नंबर का मतलब 5 बॉक्सेस बनाओगे मतलब 5 बॉक्स हैं और 7 नंबरों का मतलब 7 बॉक्सेस हैं। ऐसे डेजिग्नेट हमें कैसे करना है ऑर्बिटल्स को मैंने सिखाया। 4 नंबर यहाँ से पिक करो, इसका s पिक करो तो ये हो गया 4s, यानी n को भी यूज करना है, l को भी यूज करना है। n का नंबर, l का अल्फाबेट। नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ, इधर 4p, तो ये हो गए 4p और आप समझदार हैं, हम इसे px, py, pz भी कह सकते हैं। 4px, 4py, 4pz इंडिविजुअली बट टुगेदर दे आर 4p ऑर्बिटल्स। ये क्या हुआ हमारे पास 4d,
कैसे? इसे क्या बोला? dxy, इसे क्या बोला? dyz, इसे क्या बोलेंगे? dzx, ये वाला dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये हुआ dz स्क्वायर। हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, चल सकता है, कोई नहीं, मगर सबको एक साथ 4d बोलते हैं। नीचे 7 है बेटा, अब इनकी बात करते हैं, 7 वालों की। इसको कहते हैं fx क्यूब, fy क्यूब, fz क्यूब, fx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, सॉरी बेटा, आवाज की वजह से म्यूट हो गई थी। तो मैं कह रही थी पहले बॉक्स को कहते हैं fx क्यूब, दूसरे को fy क्यूब, तीसरे को fz क्यूब, फिर होता है fxyz, फिर आएगा fx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, fy स्क्वायर डैश z स्क्वायर और fz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इनको टुगेदर सबको क्या कहेंगे बच्चे? 4 नंबर पे f सबशेल, तो इन्हें कहेंगे 4f ऑर्बिटल्स। कैसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट कैसे करते हैं? n शेल का नंबर और सबशेल का अल्फाबेट उठाते हैं, तो 4 में ये f था, इस वजह से 4f। ये होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में बात। तो जरा एक कंक्लूजन निकालते हैं, जरा सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। सबशेल और ऑर्बिटल, हमने सबशेल्स के लेटर्स याद कर रखे हैं बेटा, कौन कौन से? ब्लॉक्स वाले, जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, S P D F। तो अब उसमें ऑर्बिटल कितने? S के अंदर एक ही बॉक्स बन रहा है ना, याद करो अभी करा है। P के अंदर हमेशा 3 बॉक्स बन रहे हैं, कोई भी D हो उसके अंदर 5 बॉक्स, और F के अंदर 7। इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूं आप लोगों से कि आप डायरेक्ट याद करें कि S की किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। तो हम ऑड नंबर में याद करेंगे भाई। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। ऐसे मत कर देना एस के बाद डी बोल दिया, डी के बाद पी बोल दिया, पी के बाद एफ बोल रहे हो, एफ के बाद एस बोल रहे हो ना। इसी तरीके से याद करो कि हमारे पास 4 सबशेल्स हैं फिलहाल, एस पी डी एफ, और उनमें अगर हमें टोटल ऑर्बिटल्स जानने हैं तो हमें ऐसे याद रखना होगा दिमाग में कि एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो लगाओ, मैंने एक नया ब्लॉक बनाया था, बोला मतलब बनाया नहीं था, सॉरी, कहा था कि बन सकता है आगे चल के, वो होगा जी। तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे अगर हम इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7? सोचो कितने आएंगे, अपने मन में बोलो या मुंह से बोलो। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा 7 के बाद? 9। तो यानी फिर 9 ऑर्बिटल, यानी 9 बॉक्सेस बनाऊंगी, उसका बनेगा। अब मान ले अगर एच और लिख दूं मैं, अब कितने ऑर्बिटल्स आएंगे उसके अंदर? नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 9, 11, और सो ऑन, ये चीज चलती चली जाती है। हमें इतना ज्यादा नहीं करना, हमें अगर जी तक आता है बहुत है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इस तरीके से होता है। तो पहली चीज इसे नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं? 1, 3, 5, 7, 9।
SPDF इसी तरीके से मन में बोलो SPDF 1357, SPDF, S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7। चाहे ये S किसी भी शेल का हो, एनी शेल। शेल का मतलब बेटा जैसे हम लोग वो लिख रहे थे ना कि KLMN, जैसे 1 2 3 4 लिख रहे थे, वो चाहे ये S किसी भी सब शेल का हो, सॉरी किसी भी शेल का हो, उसके अंदर पाया एक ही ऑर्बिटल जाएगा। ऐसी P किसी भी शेल का हो, वो 3 ऑर्बिटल्स ही लेकर बैठेगा। D किसी भी शेल का हो, उसके अंदर हमेशा 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और ऐसी F सब शेल चाहे किसी भी शेल का हो, उसके अंदर हमेशा 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ऐसे याद करो SPDF 1357 ऑड नंबर। तो ये हमने अब तक अपने 3 क्वांटम नंबर्स खत्म करे हैं NLM। लेकिन मैंने आपको कितने क्वांटम नंबर सिखाए थे बेटा? 4। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर बताएगा, जिसे हम स्मॉल लेटर L से डिनोट करते हैं। और उसके सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इस बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, जिसे हम स्मॉल लेटर M से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। अब उसको बताने के लिए हमें इन बॉक्सेस की बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, और हमारी सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। अब जरा देखो, अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर को, यहाँ मेरी जगह गिर गई है तो मैं थोड़ा और आगे ले जाती हूँ। हम वही वाले हैं बेटा, क्वांटम नंबर के ही पार्ट पर हैं। देखो N पढ़ चुके, L पढ़ चुके, M पढ़ चुके, अब हम S के ऊपर आ रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं इसे थोड़ा आगे ले जा रही हूँ, यहाँ समझाऊंगी S के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जरा समझो, ये जो मैंने M ऑर्बिटल बनाया है, M जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को बारे में, मैंने कहा था हर एक नंबर में एक बॉक्स बना दो। ये एक बॉक्स क्या है? ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बार में रह सकते हैं। मतलब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या हो सकता है ये खाली हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता लेकिन कि ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम इन बॉक्स के अंदर एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में वो 2 एरो बनाते हैं। एक होता है एरो अप, एक होता है एरो डाउन। एरो अप हमें बताएगा और एरो डाउन हमें बताएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉक्स के अंदर रह तो रहे हैं, मगर क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्जेस पाए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कभी रह ही नहीं सकते, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्ज, और सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल, तो दे रिपेल ईच अदर। तो दिमाग में आती है बात कि मैम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह कैसे रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा लड़ते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे एक दूसरे को। तो उसका आंसर देने के लिए हमने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को एरो से दिखाया, और इन एरो को हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जरा समझो कि एक ऑर्बिटल में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो आ गए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के रास्ते अलग अलग है। अब रास्ते अलग अलग का मतलब समझो कि हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं जिस डायरेक्शन में, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है,
और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो दोनों के रास्ते अलग है ना, तो इसलिए इनके नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते नहीं है। इसलिए हम एरो अप एरो डाउन को ये कहते हैं कि एरो अप को मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, और इधर मान लो इसका एरो डाउन का मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मान लो कुछ ऐसा हो गया हो कि ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर एक बार को यहां आ गया, ऐसी उस समय हो सकता है ये भी एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन भी घूम घूम के दोनों ऐसे आ गए, तो इन दोनों के ऊपर अब चार्ज क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इन नेगेटिव इस वाले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने सेकंड को रिपेल किया और सेकंड वाले ने फर्स्ट को रिपेल किया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों ने एक दूसरे को मतलब समझो जैसे धक्का मार दिया। फिर इसका रास्ता फिर से क्लॉकवाइज हो गया, इसका रास्ता फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में साथ रहने पर इसलिए पॉसिबल हो जाता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, उनकी घूमने का तरीका एक का क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसलिए वो फिर एक साथ एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हुए दिखते हैं। अब जरा मैं एक मिनट इसे मिटाती हूं और एक चीज आपको और समझा दूं। इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को स्पिन क्वांटम नंबर में +½ और -½ नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। +½ का मतलब 11th स्टैंडर्ड के, क्योंकि तुम बच्चे हो तो अभी पहले मैं 11th स्टैंडर्ड की बात बता दूं। +½ का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, और -½ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो एरो अप है उस वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज मानकर +½ का नंबर देते हैं, और जो एरो डाउन है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे मानकर उसे -½ का नंबर अलॉट करते हैं। प्लस एंड -½ हैव नो पर्टिकुलर मीनिंग कि मैम हाफ ही नंबर क्यों लिया, इसका कोई बेस नहीं है, ये जस्ट एक एब्रप्ट नंबर है जो स्पिन क्वांटम नंबर जिसने खोजा उसने अपनी तरफ से ये नंबर उन दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाने के लिए दे दी। अब सुनो, ये तो रही 11th की बात, ये वाली चीज। कंपटीशन में अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए और वो ये कह दे कि +½ रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज और -½ रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज, तो आप इस ऑप्शन को सही मानेंगे? जी हाँ, +½ और -½ में प्लस हमेशा क्लॉकवाइज नहीं होता, माइनस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, या एरो अप का मतलब सिर्फ क्लॉकवाइज नहीं होता, एरो अप एंटी भी हो सकता है और एरो डाउन क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन 11th के टीचर्स आपके स्कूल में वो इसी लाइन को फॉलो करेंगे, तो आप अपने फिलहाल 11th के लिए तो यही चीज याद करेंगे, मगर कंपटीशन में याद रखना कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, एक बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन, उनका सिर्फ हमें ये बात पता है, थ्योरी बस इतनी है कि उन दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब किस एरो आपने एरो अप को क्लॉकवाइज मान लो या एंटी क्लॉकवाइज मान लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन को आप या तो क्लॉकवाइज मानोगे या एंटी क्लॉकवाइज मानोगे। यानी अगर एरो अप को तुम क्लॉकवाइज कह रहे हो तो एरो डाउन एंटी, और अगर एरो अप को एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हो तो एरो डाउन क्लॉकवाइज है। लेकिन 11th में बेटा आप इसी लाइन को फॉलो करें कि +½ मतलब क्लॉकवाइज मतलब एरो अप, -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब एरो डाउन, 11th के अंदर अपने स्कूल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को ऐसे बताना चाह रही थी बेटा मैं कि ये जो 1s था जिसके अंदर आपने अभी एक ही बॉक्स बनाया है, ये वाला, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनको आपने +½ -½ स्पिन से ऐसे दिखा दिया। अब जरा 2s की बात करते हैं, इस वाले की। इसमें भी एक ही बॉक्स बन रहा है तो इसमें भी +½ -½ अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर 3 बॉक्स हैं 2p के अंदर, तो मैं 3 जोड़े बनाऊंगी, +½ -½ एक, क्योंकि हर बॉक्स के अंदर 2 आ सकते हैं, ऐसी दूसरा बॉक्स +½ -½ तीसरा बॉक्स +½ -½ अब ऐसी इसके अंदर देख लो, फिर आ गया 3s, अब 3s के अंदर तो +½ -½ इसके अंदर +½ -½ एक सेट, +½ -½ दूसरा सेट, +½
माइनस हाफ, तीसरा सेट, जितने बॉक्सेस उतने पेयर्स ऑफ प्लस हाफ माइनस हाफ। ऐसे यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ एक सेट डी वाले के अंदर बेटा, इसके अंदर फिर प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर से प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर से प्लस हाफ माइनस हाफ, और ऐसी एक और प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसी इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3 4 5 6, और इधर डी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये चीज रही, ये है के शेल का बेटा, जो हमने शुरुआत करी थी ना, ये के शेल था, मतलब जो इधर है, देखो यहाँ के शेल है, तो मैं उस साइड लिख रही हूं अब ये सारे शेल, ये के शेल का बात कर रहे हैं, ये एल शेल की बात कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके कर रहे हैं एम शेल की बात। तो आपने बचपन में क्या पढ़ा है कि मैम के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो साबित हो गई 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऐड करो 6 + 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल के अंदर 18 आ सकते हैं, तो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हमारा ये चार्ट इस बात को भी सपोर्ट करता है कि जो हमने हमारी पुरानी नॉलेज होती है KLM शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उस बात को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अब ना 11th में आके ये थोड़ी पूछेंगे वो, अब क्या पूछना चाहेंगे जरा देखो, सबशेल और शेल की बात जो मैंने आपको अभी कराई थी। जो यहां पड़ी थी बेटा, देखो कि किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस के अंदर जब एक ऑर्बिटल है, मतलब एक ही बॉक्स है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं। ऐसी पी के अंदर जिसमें 3 बॉक्सेस है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर बॉक्स में 2, तो 3 बॉक्स में 6। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर बॉक्स के अंदर 2 आ सकते हैं, यानी कुल मिला के 10 आ सकते हैं। एफ के अंदर यानी 7 बॉक्सेस हैं, तो मतलब 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब मुझे ये चार्ट भी लर्न चाहिए। क्या क्या लर्न चाहिए, अब जरा देखो। एस पी डी एफ, ये हैं सबशेल्स। अब ये सबशेल्स किसी भी शेल के हों, क्योंकि हर शेल के अंदर क्या पाया जाता है, सबशेल, तो ये किसी भी शेल को बिलोंग करते हो सबशेल, ये चार्ट चेंज नहीं होने का, क्योंकि शेल चेंज हो रहा है, इस बात पे सबशेल का ये वाला चार्ट चेंज नहीं होने का। अगर सबशेल एस है तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, पी है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 ही मिलेंगे पी के अंदर, चाहे वो किसी भी शेल को बिलोंग करता हो। डी है तो 5, एफ है तो 7। एक ऑर्बिटल का मतलब बेटा एक बॉक्स, 3 का मतलब 3 बॉक्सेस, 5 का मतलब 5 बॉक्सेस, और 7 का मतलब 7 बॉक्सेस। ऐसे अब इलेक्ट्रॉन्स की याद करानी है मुझे बात। अगर एस सबशेल है, चाहे वो किसी भी शेल को बिलोंग करता हो, उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। पी सबशेल है तो कितने, 6, 2 का टेबल मान लो, मगर एक एक छोड़ के हुए चलो, 2 1 2, 2 2 4 छोड़ दो, 2 3 6। डी है तो 2 4 8 छोड़ दो, यानी 2 5 10, यानी या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे याद कर लो, जैसे भी चाहे, मतलब आपका तरीका है। एफ का मतलब 14 है। हम तो डायरेक्टली बेटा याद करा देते हैं, दैट इज एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ये मेन बेस है, मतलब अगर इतना पता है तो आगे बढ़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस चीज को याद करना है बहुत अच्छी तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इतने सारे आपको करा दिए, आपने इतने सारे कर भी लिए। अब जरा फाइनली इसका कर लेते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। हमारा एक शेल है n इक्वल टू 5, जिसमें हमारे सब शेल्स हैं 0 1, यानी l की वैल्यू n l, और m की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, समझ गए होंगे। और 4 के लिए -4 से लेकर +4 तक। इसके अंदर एक ऑर्बिटल मान लो, इसके अंदर 3 मान लो, इसके अंदर 5 मानो, इसके अंदर 10 मानो, और इसके अंदर सॉरी बेटा, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर 7 है। तो इसके अंदर कितने आने वाले थे? याद करो, 9। बट अभी हमारा जी से मतलब नहीं, हम पहले यही करेंगे। और हर एक नंबर को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ याद होगा आपको, अभी तब से यही पढ़ाई जा रही हूँ। ऐसी 9 को 9 से। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि ये S है तो इसके अंदर 2 आ सकते हैं, P है तो 6 आ सकते हैं, D है तो 10 आ सकते हैं, F है तो 14 आ सकते हैं। हाँ, अगर 9 है तो फिर 2 9 18 जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने चार्ट बनाया था बेटा, इतनी मेहनत से आपने पूरा चार्ट अपनी कॉपी पे बनाया होगा। अब मुझे सिर्फ N और L वाले कॉलम से मतलब है। अब जो मैं आगे पढ़ाऊंगी उसमें मुझे सिर्फ N और L का काम कराना है, और मुझे वो नॉलेज चाहिए SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। रिवाइज करते जाएंगे बार बार। तो अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है N का नंबर और इसका अल्फाबेट। N का नंबर और इनके अल्फाबेट, L वाले के S और P। ऐसी अगर 3 है तो उसमें कौन कौन है? S P D। इन दोनों को जो मैंने येलो पेन से शेड किए हैं, इनको अगर जोड़ोगे तो शेल और सबशेल को जोड़ रहे हो। शेल का नंबर 1 2 3, सबशेल के अल्फाबेट्स SPDF। तो ये जब जोड़ते हैं तो बन जाता है ऑर्बिटल। देखो ये बन गया 1s। ऐसी 2 के लिए जब s को जोड़ा तो ये बना 2s। 2 के लिए जब नीचे इस वाले 2 के लिए जब आपने p को जोड़ा तो ये बना 2p। तो ये ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, इन ऑर्बिटल्स को हमने एक रूल में समेटा है जिसे हम कहते हैं ऑफ बॉर रूल। तो अब हेडिंग डालिएगा ऑफ बॉर रूल। इसमें हमने ऑर्बिटल्स को जोड़ के लिखा है। जैसे देख, पहले हमारा फर्स्ट चार्ट पर 1s आया, 1p तो है ही नहीं, 1s है। 2s आया और 2p आया, और 2d नहीं है। तो जो इसमें दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतने ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाने के, जैसे दिख रहा है उतने ही। जैसे देखो क्या क्या आता है, 1s तो होता है तुम्हारे कॉपीज में बना हुआ है, तुम उससे मैच करो। 2s होता है, और 2 के आगे ही 2 नंबर को एक लाइन में लिखो सारे, 2s और 2p। 3 नंबर में मैंने पढ़ा 3s 3p 3d होते हैं जो पॉसिबल है। 4s में पढ़ा 4s 4p 4d 4f होते हैं। देखते जाओ, अभी अब नई चीजें सीखोगे। 5 में पढ़ा 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है, लेकिन वो मैं फिलहाल यहाँ नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो F तक ही रहे, और दूसरी बात ये G अभी तक हमारे में ऐड नहीं हुआ है,
और अभी हमें ये भी नहीं पता बेटा किस एलिमेंट में G मिलता है, इसलिए हम अपनी नॉलेज यहीं तक रखेंगे 5F तक। अच्छा, 4 और 5 एक तरह से देखे जाएंगे, यानी 4 भी F तक बना है, 4S से 4F, 5 भी 5S से 5F बना है। अब जो 6 नंबर का बनेगा शेल, उसके आप 3 को फॉलो करोगे, यानी 6S 6P 6G। मैम 6F क्यों नहीं बनाया, मैम 6F के आगे क्यों नहीं बढ़े? वही वाली बात है बेटा, अब तक कोई इतने ज्यादा एलिमेंट्स हमें पता नहीं है जिसमें 6F भी आ जाए, 6G भी आ जाए। जब पता लगेंगे तो इन्हें बढ़ा देंगे, अभी के लिए हम इतना ही लिमिट रखेंगे। 7 वाला 2 को फॉलो करेगा, तो 7S 7P, फिर वही रीजन है आगे क्यों नहीं बना रहे, 7D क्यों नहीं बना रहे, 7F क्यों नहीं बना रहे, वही रीजन है। और फिर लास्ट में 8 1 को फॉलो करेगा, ऐसे याद रखना है। ये है हमारा ऑफबॉ रूल। और ऑफबॉ बेटा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, गलती मत करना, क्योंकि जनरली ऐसे होता है, कोई रूल होता है तो ऐसा लगता है कि जो पहला उसका नाम होगा, वर्ड होगा, वो उस साइंटिस्ट के नाम को बता रहा होगा जिसने वो रूल बनाया है। ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है। ऑफबॉ रूल इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये तो एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप कैसे? क्योंकि ये सारे क्या है, 1s 2s 2p, ये सब हैं क्या, ये सारे हैं ऑर्बिटल्स। ये 1s 2s ये सब क्या हैं, दे ऑल आर ऑर्बिटल्स। और ये जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम इनको आगे की ओर ऐसे ऐसे 2p ऐसे मान ले, अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे इन्हें बिल्डिंग की तरह इन्हें ऊपर की ओर बनाते चले जा रहे हैं, जैसे कहते हैं बिल्डअप होता जा रहा है। अब इसको ऐसे समझना, कोई भी एटम होता है उसके अंदर बहुत सारे, एनी एटम, तो उस एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, मेनी इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। कैसे? आपको जैसे पता है कि जैसे कोई एलिमेंट है, से फॉर अगर हम ले ले सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। 16 का मतलब मैं कहूं कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो आप मानेंगे कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 16 ही है। अब आपने क्या किया, इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को KLM शेल में बांटना आपको बचपन से आता है। आप कैसे बांटते हो, K के अंदर 2 आ गए, L के अंदर 8 आ गए, M के अंदर 6 आ गए, बोलते हो या नहीं? तो आपने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी फिलिंग शेल्स के अंदर कर चुके हो। ऑफबॉ रूल की मदद से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने शेल्स के अंदर भरे हैं, अब हम उन्हें ऑर्बिटल्स के अंदर भरने की तैयारी करेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में कितने आते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे अब हम। तो फिर से समझो, हर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को आज तक छोटी क्लास में आपने शेल्स में भरना सीखा है, KLM में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा है, कैसे वो किस शेल में कितने आते हैं। तो अब हम 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे कि शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं, सब शेल और शेल को मिलाकर ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं, ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो ऑर्बिटल्स की फिलिंग में कैसे दिखाई देंगे, कि जब वो ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो वो किस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, इस सब चीज को हम इस रूल के अंदर पढ़ेंगे, ऑफबॉ रूल। अब कैसे, जरा समझो। आपको पता है बेटा ये बात कि जब आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किया करते थे, जब आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया करते थे, तो ऐसा क्यों था कि पहले न्यूक्लियस के पास K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है? तो ऐसा क्यों था कि पहले K शेल के अंदर ही आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे KLM में? जैसे सल्फर 16 था तो पहले मैंने 2 इधर दिए, क्यों भाई हमने L में क्यों नहीं दिए, सीधे M में क्यों नहीं दिए? ऐसा क्यों कि हमने 2 8 6 यही चीज फॉलो करी, क्यों? इसका रीजन ये होता है एनर्जी।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं लोएस्ट शेल को, यानी लोएस्ट एनर्जी शेल को, यानी जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन्स पहले उसके अंदर आके बैठेंगे, फिर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, फिर उस एनर्जी लेवल को बढ़ने के बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। यानी हुआ क्या, के की एनर्जी, के शेल की एनर्जी लोएस्ट होती है, इस शेल की एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी एल की होती है और एल से ज्यादा एनर्जी एम की होती है। न्यूक्लियस के पास के शेल है, तो याद रखना न्यूक्लियस के पास जो शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम हुई, मिनिमम, और मैक्सिमम बढ़ती चली जाएगी आगे की ओर, एनर्जी इंक्रीजेस। इसलिए सल्फर में जो 16 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में गए, और जब के शेल को पूरी तरह से फिल अप कर दिया फिर वो आगे एल की तरफ गए, फिर एल को पूरा कंप्लीटली फिल किया, फिर एम की तरफ गए। वो भी ऐसे अगर वो फालतू बचते जा रहे हो, जैसे के में 2 आ गए, फिर बचे तो एल में गए, फिर एल में बच गए 8 आ गए, और यहाँ तक अभी 10 ही आए थे टोटल, तो अब वो आगे बढ़े 6 बच गए, वो एम के अंदर गए। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल को ऑक्यूपाई करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसी टेक्निक को ऑर्बिटल्स में लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे जिसमें एनर्जी कम होगी, फिर उस ऑर्बिटल को, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन एटम में बचेंगे वो हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाकर फिर अपने आप को उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स की, अब देखो ऐसे बात समझना बेटा, अब मैं जो बना रही हूं, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले किसी भी एटम के अगर ऑर्बिटल्स में हम उनको फिलअप करना सीखें तो कैसे फिलअप होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s की तरफ। क्यों पहले यहां गए, क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट है। फिर 1s में जाने के बाद s को अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने क्या सीखा था, याद करो क्या सीखा है हमने, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और f के अंदर मैक्सिमम 14 है ना। तो s की कैपेसिटी 2 की है, तो जब ये 2 फिलअप हो जाएंगे और मान लो एटम के अंदर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे, फिर वो जाएंगे जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 2s की तरफ, फिर वो 2s को फिलअप करेंगे। टू एस को फिलअप करने के बाद अगर बच गए इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 आएंगे, तो अगर बच गए इलेक्ट्रॉन फिर आगे देखो वापस निकालो ऐसे, अब वो 2p में जाएंगे, फिर वो 3s में गए। जिगजैग मैनर में जो ऑर्बिटल सामने पड़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन इसी पैटर्न को फॉलो करता है। अब जब 3s में आ गए, अब वो फिर वापस निकालो, फिर ऊपर से डालो 3p में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा बेटा, सामने कौन दिख रहा है 4s, वो 4s में गया। क्यों गया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी 4s के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में गया, 3d में नहीं। 4s की एनर्जी 3d के मुकाबले कम है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे, फिर अगर उसको भरने के बाद बच जाएंगे तो वो हायर ऑर्बिटल यानी 3d की तरफ जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए एनर्जी की वजह से, और अब वो गए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से, अब वो गए 3d के अंदर। अब 3d के बाद 4p में जाएंगे, 4p के बाद 5s में जाएंगे, जो भी बचते चले जा रहे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4d में गए, फिर जो बच गए वो 5d में गए, फिर वो बच गए जो 6s में गए, और ऐसे ऐसे बाहर निकाल के एंट्री देना बेटा, 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर 5p, 6d, 7p और फिर 8s एंड देन आउट। ये तरीका होता है। ऐसे मान लो जैसे एक सुई धागे और सारे मोती हैं, आपने सुई यहां से, आपने निडल को यहां से इंसर्ट किया है एक धागे के अंदर, अब सारे मोती आप इसके अंदर पिरोते जा रहे हो ऐसे जिगजैग मैनर में। समझ में आई बात? और ये जो एरो मैंने बनाए हैं ये किस तरह से बनाए हैं, लोएस्ट एनर्जी की तरफ से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ, यानी 8s अपना हाईएस्ट एनर्जी की तरफ है।
अब इसको ना जिगजैग पैटर्न को बेटा, ऑफ रूल के जिगजैग पैटर्न को हम ऐसे याद नहीं करने के, ये आपने अभी बना लिया, दिस इज ऑल। एक बार देख लो और कैसे बनाया है। मैंने लिख दिया जर्मन वर्ल्ड बिल्डिंग अप, और ऐसे ये बिल्डिंग बनती है। 1s से शुरुआत होगी, 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर वापस आओ 4d, 5p, 6s, फिर वापस 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s। 8s हाईएस्ट एनर्जी की तरफ है, हाईएस्ट एनर्जी इसकी है, लोएस्ट एनर्जी 1s की है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s को ऑक्यूपाई करेंगे, फिर बच गए तो 2s में जाएंगे, फिर बच गए तो 2p में, फिर और बच गए तो 3s में, और ऐसे ऐसे जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से फिलिंग होगी। अब इसको हमें पहले याद करना है, फिर मैं फिलिंग सिखाऊंगी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे कि हम जानते हैं शेल्स की एनर्जी में भी फर्क होता है। शेल्स एनर्जी ऑर्डर के एल एम में देखूं तो के की लोएस्ट एनर्जी, एल की ऐसे, और ऐसे करते करते एनर्जी इंक्रीज होती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के को ऑक्यूपाई करते हैं शेल्स के अंदर। उसी तरह अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा यही वाले, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। और ऐसे करते हुए अगर हम देखें तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जो मैंने जिस तरह से लिखा है मैं चाहती हूं आप ऐसे याद कर लें। अब आप ये जिगजैग को ऐसे नहीं बनाएंगे, मैंने जिगजैग को सीधा कर दिया। जो मैं कह रही थी ना, मैंने यहाँ पे सुई धागा डाला, निडल डाली, और मान लो सारे मोती जिस तरह से भी लाइन में जिस तरह से आते चले जा रहे हैं, उस लाइन को बेटा हमने ऐसे कर दिया, जैसे धागे को बिल्कुल सीधा कर दिया, तो सारे मोती ऐसे दिखेंगे। जिसमें 1s की मानेंगे इस ऑर्बिटल की, 1s इज व्हाट, 2s इज व्हाट, दे ऑल आर ऑर्बिटल्स। तो इसकी एनर्जी लोएस्ट है, लोएस्ट एनर्जी, और 8s की एनर्जी अपनी सबसे ज्यादा है, तो हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा एक बात और, ये जो 1 नंबर है, ये जो 2 नंबर है, ये क्या है, शेल्स, के शेल, ऐसी 2 नंबर क्या है, एल शेल, एंड सो ऑन, ये शेल्स हैं। और ये एस, एस, पी, डी या एफ, जो भी आप देख रहे हो, ये एस, पी, डी, एफ क्या है, ये सब शेल्स है, एस, पी, डी, एफ। तो शेल के नंबर के साथ अगर सब शेल का अल्फाबेट जोड़ दोगे तो ये बनाएगा ऑर्बिटल, शेल और सब शेल को जोड़कर, यानी एन और एल, क्योंकि शेल एन से पता चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एजमेटल क्वांटम नंबर एल से सब शेल पता चलता है। तो ये है ऑर्बिटल का वो पैटर्न, मुझे याद कराना है आपको। अब आप कैसे याद करेंगे जरा देखिए। ये बेटा मैंने गलती से इधर 5p लिख दिया, दिस इज 7p, सॉरी। अब मुझे पैटर्न याद कराना है, कैसे मैंने ये लिखा पूरा, ये देखो, देखो सुनो, याद करो, 1s, 2s, 2p, 1s के बाद 1p नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने चार्ट बनाया था, एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ वो चार्ट। देखो, जब n इक्वल्स टू 1 है तो s ही तो है, तो 1s है, 1p है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे k शेल के लिए 0 नंबर है बस, और कोई नहीं। तो अगर कोई आपसे पहले क्वेश्चन पूछे कि 1s तो एग्जिस्ट करता है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका रीजन ये होगा, बिकॉज फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज k शेल, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0।
इट इज नॉट 1, इसलिए 1s तो एग्जिस्ट करता है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी कोई क्वेश्चन आए 2s एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए रहा 2s, ऐसी 2p, 2d नहीं दिखता, तो इसका रीजन क्या दोगे, क्यों नहीं दिखता? बिकॉज for L shell that is n equals to 2, the possible values of L are 0 and 1. So 2s and 2p exist, but 2d does not exist. क्योंकि जब L shell के लिए n equals to 2 था तो सिर्फ 0 और 1 नंबर तो है, 2 नंबर नहीं आता उसके लिए, 2 नहीं आता। अगर आता तो मैं बोलती 2d भी है, अब आता ही नहीं है तो सिर्फ 2p तक ही है, 2d नहीं है। तो इसलिए बेटा जरा पहले ये देख लो, वो मैं क्वेश्चंस का एक बार आपको लिखवा कर दिखा दूंगी कैसे लिख कर आने। पहले जरा मैं ऑफ-बॉर रूल का ये बिल्कुल आपको जो सीधा सीधा प्लेटफॉर्म तरीका है इससे जरा सिखा दूं कैसे करते हैं। 1s है, उसके बाद 1p नहीं है, भूल जाओ, 2s और 2p है, 2d नहीं है। अब आगे बढ़ो, 3s 3p, पहले इतना याद करो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। हम एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स याद कर रहे हैं बेटा, जो मैंने आपको ये लंबी सी लाइन दिखाई है, जो ये लंबी सी लाइन जो आपने ये देखी है, जो कि एक्चुअली ये जिगजैग पैटर्न है, हम इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए और फिर हम फिलिंग पर आ जाए। तो कैसे, एक बार दोबारा से, 1s 2s 2p, 1s है 1p नहीं है, 2s और 2p है, 2d नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 3s 3p, ठीक। अब आगे बढ़ो, 3 नंबर तक यहाँ करके अब आप आ जाना 4s पर, यहां से स्टार्टिंग नई सी होगी। 4s और 4p के बीच में गैप दो, 1 नंबर का गैप। अब 4 से 1 कम क्या होता है बेटा, 3, 4 - 1 3, उसका d बना के बीच में रख दो, यानी 3d आएगा बीच में। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर यहाँ पे हो गए, अब आगे बढ़ो, 4 के आगे क्या आता है 5s, तो फिर से s और p बनाना, जैसे 4 का s और p में एक कम वाला d रखा, ऐसी 5 में एक काम करो, 5s बनाया, 5p बनाया, और 5 से एक कम करो 4, उसका क्या बना दो d, ये बीच में रख दो दोनों 5s और 5p के। अब 6 से थोड़े और चेंजेस हैं, ये 5 तक हुआ, अब 6 से करते हैं, देखो जरा, 6s और 6p बनाओ, s और p बनाने हैं, 6s और 6p। अब 2 डैश हैं बीच में, एक कम वाला d बनाओ, एक कम वाला d मतलब 6 से एक कम हो गया तो 5d, और 6 से 2 कम कर दो, यानी 6 से 2 माइनस किया तो 4, तो यहां आ जाएगा 4f। सेम वे में आगे बढ़ो, 6p तक हो गया, 6 से आगे नंबर भरो 7, तो 7s और 7p के अंदर सेम चीज फॉलो करो, एक कम वाला d, 7 से एक कम 2 डैश आएंगे ना, तो एक कम वाला d यानी 6d, और 7 से 2 कम कर दो 5, तो 5f आया इधर, और लास्ट में आ गया 8s, बस लास्ट में 8s, इससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं, 8s से आगे हमने किया नहीं। तो दिस इज द वे दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक बार दोबारा से करते हैं, जल्दबाजी नहीं, और अच्छी तरह से कर लेते हैं। चलो, 1s 2s 2p, अब 3s 3p, यहां तक तो पहले याद करो, 1s 1p नहीं होता, 2s 2p 2d नहीं होता, मगर अब 3 से याद करना है, 3s 3p, बस यहाँ sp3 तक खत्म हुए। अब 4s आएगा, 4s 4p के बीच में एक डैश, और उस डैश में आप भर दोगे एक कम वाला d, यानी 3d। 4 खत्म हुए, आगे बढ़ो, 5s 5p के बीच में भी एक डैश, और एक डैश में आप भरोगे एक कम वाला d, यानी 4d।
5 से 1 कम यानी 4 4d। 6 से 2 डैश आएंगे बेटा, याद करो 6 से मैंने 2 सिखाए हैं। 6s और 6p के बीच में 2 डैश आएंगे। उन डैश में क्या भरोगे, पहले 6p के पास वाले डैश में क्या भरोगे, एक कम वाला d 5d, और 6 से और 2 कम कर दो तो 4, उसका f 4f। फिर 7s 7p भरा, 2 डैश भरो, एक कम वाला करो 6g, और 7 से 2 कम करो 5f। फिर लास्ट में क्या आ गया 8s, और ये हमारा हो गया एनर्जी पैटर्न तैयार। मतलब अगर मैं बोलूं ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल पैटर्न है ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एक्चुअली ऐसा है 1s की लोएस्ट एनर्जी, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर ऐसा आया 3p, फिर 4s, फिर आया 3d, फिर आया 4p, फिर आया 5s, 4d, ऐसे चलते जा रहे हैं बेटा ये। तो हम लोग ना ये अगर साइन भी ना बनाए तो दैट्स वेरी क्लियर कि भाई ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये पैटर्न ऐसे बन रहा है। सबसे ज्यादा किसकी निकल कर आ रही है, वही 8s की। तो दिस इज द थिंग जो मुझे पढ़ानी थी बेटा, यहां तक आपको पता होना चाहिए। और वो जो मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बीच में दिया था, जरा मैं वो और क्लियर कर दूं। 1p does not exist, why? या आ जाए 2d does not exist, why? तो आप इसका तो आंसर लिखेंगे बिकॉज फॉर n equals to 1 the possible values of L are L is 0, that is S subshell. Hence 1s exists and not 1p, और 1p does not, ऐसे लिख लो। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये वाला 2d does not exist, why? बिकॉज क्या लिख कर आएंगे, फॉर n equals to 2 possible values of L are 0 and 1, है ना। n equals to 2 के लिए L की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0 और 1। therefore 2s and 2p exists but 2d does not exist. दिस इज द वे आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लेकिन अभी मेन मुद्दा हमारा ये है कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ हमें पहले ये लाइन याद हुई या नहीं हुई। मेरे हिसाब से आपको अब तक हो गई होगी ये चीज याद। तो जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे वो इसी ऑफ-बोर्ड रूल से शुरुआत होगी और फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इनमें भरे जाते हैं वो उसमें दिखाया जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो करने के बाद आप पूरी तरह से आपको आ जाएगा क्वांटम नंबर्स के बारे में, जहां तक भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब उसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भरेंगे। तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो और वॉच कर लें जो ऑफ-बोर्ड रूल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आप पैरेलल आ जाएंगे सारे बच्चों के। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चे, दिस इज ऑल फॉर, सॉरी नॉट फॉर टुडे, दिस इज द पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सेकेंड पार्ट वॉच कीजिए, तो फिर हम आगे से एक साथ फिर आगे बढ़ पाएंगे। ओके डियर, थैंक यू बच्चे।